हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 प्रोबेबिलिटी की। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ये। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बिकॉज इसी से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 जो है वो बच्चों को थोड़ी टफ लगती है बिकॉज उनकी फर्स्ट एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन ही क्लियर नहीं होता। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लीजिएगा, और अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट E and F are intervals such that PE which is equals to 0.6, PF which is equals to 0.3 and PE intersection F which is equal to 0.2। यहाँ पे PE की वैल्यू, PF की वैल्यू एंड PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू हमें गिवन है। हमें डायरेक्ट क्या फाइंड करना है, P अपॉन एफ एंड पी एफ अपॉन ई। हमें इसके फॉर्मूले पता होंगे तो बहुत ईजी है सॉल्व करना। हमने तीनों चीज़ें जो गिवन थी वो लिख दी। इसके बाद देखिए पी ई अपॉन एफ विच इज़ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो हमें दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, हम पुट कर देंगे। 0.2 अपॉन 0.3, पॉइंट से पॉइंट हटा 110 लगा, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच रहा है हमारे पास 2/3। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए पी एफ अपॉन ई विच इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच इज़ इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 0.2 एंड इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 0.6। पॉइंट से पॉइंट हटा 0 से 0 एंड यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचा हमारा 2/6। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/3। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, काफ़ी ईजी था। अगर आपने इंट्रो पढ़ा होगा तो ये और ईजी लगा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कॉम्प्यूट पी ए अपॉन बी इफ पी b which is equals to 0.5 and PE intersection B which is equals to 0.32। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमेशा हमें वही लिखना है। PB की वैल्यू में गिवन है 0.5, PE इंटरसेक्शन B की वैल्यू में गिवन है 0.32। हमें फाइंड क्या करना है, PA अपॉन B हमको फाइंड करना है। तो बस वैल्यूज़ को पुट करेंगे फॉर्मूले में। PA अपॉन B विच इज़ इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0.32, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.32 अपॉन 0.5। इसका डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 100 आएगा, इसका हटाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, इससे इसका मल्टीप्लाई तो क्या हो गया 50, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 32। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 16/25। ये 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो गया है। आई होप ये क्लियर रहेगा आपको। यहीं तक सॉल्यूशन था। मुझे पता है अभी आप लोगों को बहुत इजी लग रहा है प्रोबेबिलिटी, आगे भी इजी लगेगा अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर हैं। बच्चों को ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी में कन्फ्यूजन होता है, जो उसमें ना मोस्टली बच्चों को टॉस करने वाले में एटलिस्ट का मीनिंग, एटमोस्ट का मीनिंग, इवेंट्स क्या हैं, किस तरीके से कंडीशंस को वेरीफाई किया जाता है, ये सब चीज़ें बच्चों को क्लियर नहीं थी, इसलिए बच्चों को टफ लगता है। बट मैं अपनी साइड से 101% कोशिश करूँगी कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में बहुत ही कम डाउट रहे। मैं अपनी तरीके से जितना इजी हो सके समझाना उतने इजी फॉर्म में आप लोगों को बताऊंगी। उसके बावजूद अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैम इसकी अनदर मेथड आप अपलोड कर दीजिए। तो बिल्कुल अगर पॉसिबल होगा तो उसकी एक अनदर मेथड भी अपलोड हो जाएगी। तो क्या डाउट होता है आप लोगों को वो कमेंट सेक्शन में हमें बताया करिए, तभी हमें पता चलेगा कि आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ पी ए विच इज़ इक्वल्स टू 0.8, पी बी विच इज़ इक्वल्स टू 0.5 एंड पी ए अपॉन बी विच इज़ इक्वल्स टू 0.4। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे गिवन है कि पी ए अपॉन बी अपॉन ए विच इज़ इक्वल्स टू 0.4। तो यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है पी ए अपॉन बी, एंड थर्ड हमें फाइंड करना है पी ए यूनियन बी। ठीक है, ये 3 चीज़ें फाइंड करनी। जनरली हमें ए अपॉन बी और बी अपॉन ए फाइंड करने को दिया जाता था और इंटरसेक्शन की वैल्यू में गिवन रहती थी, बट यहाँ पे उसका उल्टा है। पी ए विच इज़ इक्वल्स टू 0.8, पी बी विच इज़ इक्वल्स टू 0.5, पी बी अपॉन ए विच इज़ इक्वल्स टू 0.4, बिकॉज ये हमको गिवन था ये तीनों चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी किस तरीके से फाइंड होगा, पी बी अपॉन ए विच इज़ इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी, बाकी चीज़ें हमें गिवन है। इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे 0.4 विच इज़ इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 0.8। ये यहाँ पे चला जाएगा, अभी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल्स टू 0.4 मल्टीप्लाई विद 0.8 विच इज़ इक्वल्स टू 0.32। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पी ए अपॉन बी, ये तो ईजी ही है। पी ए अपॉन बी विच इज़ इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी।
अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। इसकी वैल्यू क्या है 0.32 एंड अपॉन वाले की वैल्यू क्या है 0.50। डेसिमल हटाएंगे, दोनों साइड 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा 32/50। इसको 2 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 16/25। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, पी ए यूनियन बी। तो देखिए पी ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हमें पी ए की वैल्यू गिवन है, पी बी की वैल्यू गिवन है और हमें इंटरसेक्शन भी पता चल चुका है, हमने अभी ही फाइंड किया जो कि क्या था 0.32। तो पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज़ को। ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल्स टू 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1.3 और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1.3 माइनस 0.32, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.98। क्लियर हो गया ये आंसर। बहुत इजी है क्वेश्चंस, अगर आप लोगों को समझ में आएंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इवेल्युएट पी ए यूनियन बी इफ 2PA विच इज़ इक्वल्स टू PB विच इज़ इक्वल्स टू 5/32। इसके और इसकी दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है 5/13 के। एंड यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या हमें गिवन है कि PA अपॉन B क्या है 2/5 है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है PA यूनियन B। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है हम वो लिख लेंगे। 2PA विच इज़ इक्वल्स टू PB विच इज़ इक्वल्स टू 5/13। इसका मीनिंग है ये दोनों जो है किसके इक्वल है 5/13 के इक्वल है। एंड PA अपॉन B की वैल्यू में क्या गिवन है 2/5। 2PA विच इज़ इक्वल्स टू 5/13 एंड PB विच इज़ इक्वल्स टू 5/13। हमें क्या फाइंड करना है, इनका यूनियन फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम PA को फ्री करते हैं वैल्यू वाइज। PA विच इज़ इक्वल्स टू 5/13 मल्टीप्लाई विद 2। जो 2 यहाँ पे था उसको मैंने कहाँ पे भेज दिया, इधर साइड भेजेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये तो बेसिक चीज़ है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 26। तो 5/26 किसकी वैल्यू हो गई, हमारे PA की वैल्यू हो गई। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज़ को। PA अपॉन B विच इज़ इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। इसकी वैल्यू क्या है 2/5। यहाँ पे क्या है PA इंटरसेक्शन B अपॉन 5/13। इसको हम इधर भेज देंगे तो देखिए अभी डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। PA इंटरसेक्शन B विच इज़ इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई विद 5/13। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा 2/13 बच रहा है। क्लियर हो गया। बच्चे कभी कभी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा जो चीज़ सिमिलर दिखती है कैंसिल आउट हो सकती है तो कैंसिल आउट करके आंसर को जितना ईजी हो सके उतना ईजी पैटर्न में शो करा करिए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है PA यूनियन B विच इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि हमें तो यूनियन ही फाइंड करना है बट यूनियन के फॉर्मूले में इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने पहले इंटरसेक्शन निकाला है फिर यहाँ पे यूनियन वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसकी वैल्यू क्या है 5/26, इसकी वैल्यू है 5/13 एंड इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 2/13। इतना क्लियर हो गया। माइनस यहाँ पे है इसलिए मैंने माइनस को 2/13 बोला है, बाकी क्वेश्चन में माइनस में नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाए कि मैम ने तो अभी बोला था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती और यहाँ पे माइनस बोल रहे हैं तो ये फॉर्मूले का माइनस है। ओके अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 26। यहाँ पे क्या है 5 + 10 - 4। अब 10 में से 4 जाएगा, सॉरी पहले 10 और 5 को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 15। 15 में से 4 जाएगा और अपॉन में क्या है हमारा 26। तो 15 में से 4 गया तो कितना बचा हमारा 11। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आया प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B विच इज इक्वल्स टू 11/26। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर है और उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को क्लियर है बिकॉज क्वेश्चन तो नॉर्मल फॉर्म में ही गिवन था। बेसिक हमें यहाँ पे आंसर में जो डायरेक्ट नहीं गिवन था वो ये था कि हमें A इंटरसेक्शन B नहीं गिवन था, इसलिए पहले हमें ये फाइंड करना पड़ा, उसके बाद हमने उसमें A यूनियन B को जो फॉर्मूला था उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें क्या पहले सॉल्व करना है तब जाके हमारा आंसर आएगा बिकॉज फॉर्मूले मैंने इंट्रोडक्शन में ही क्लियर कर दिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं तो उसी के हिसाब से सॉल्व करा करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ PA विच इज़ इक्वल्स टू 6/11 एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इज B विच इज़ इक्वल्स टू 5/11 एंड PA यूनियन B विच इज़ इक्वल्स टू 7/11, हमें क्या फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B पहला हमें ये फाइंड करना है, सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B एंड नेक्स्ट हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, पहले वही लिखा करिए हमेशा एग्जाम में भी और अपनी रफ कॉपी में भी।
पी ए विच इज़ इक्वल्स टू 6/11, पी बी विच इज़ इक्वल्स टू 5/11 एंड पी ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल्स टू 7/11। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो यहाँ पे पी ए की वैल्यू क्या है 6/11, पी बी की वैल्यू क्या है 5/11 एंड पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 7/11। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 11 एंड अपर साइड में क्या है 6 + 5 - 7 विच इज़ इक्वल्स टू 4/11। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, बिकॉज 5 6 कितना होता है हमारा 11 और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 4 ही बचेगा और नेगेटिव में नहीं आएगा। इतनी चीज़ क्लियर है ना, बिकॉज यहाँ पे बड़ा क्या था ये वाली वैल्यू और 7 क्या है हमारा छोटा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या फाइंड करना था, पी ए अपॉन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, इंटरसेक्शन की क्या वैल्यू गिवन है 4/11 एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, मतलब इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने भी फाइंड करी क्या है 4/11 एंड पी बी क्या गिवन है 5/11। 11 से 11 हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 4/5। तो आंसर क्या आया 4/5। क्लियर होगी इतनी चीज़। नेक्स्ट आप थर्ड में देखिए, पी बी अपॉन ए, हमें इसको फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। इसकी वैल्यू है 4/11, इसकी वैल्यू है 6/11। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, 2 की टेबल से काटेंगे तो 2 ज़ा एंड 3 ज़ा, तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारी 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए विच इज़ इक्वल्स टू 2/3। तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली इस क्वेश्चन की। डिटरमाइन पी ई अपॉन एफ इन एक्सरसाइज 6 to 9। जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक में हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। हमारा 6th क्वेश्चन है क्या, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times वेयर। एक कॉइन जो है वो कितने बार टॉस किया गया, 3 times टॉस किया गया है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में क्लियर कराया है कि यहाँ पे टॉस करने पे हम उसके सैम्पल स्पेस किस तरीके से बनाते हैं, क्या कैसे होता है। इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ई क्या है, फर्स्ट क्या है कंडीशन हमारी, ई विच इज़ इक्वल्स टू हेड ऑन थर्ड टॉस। हेड जो है वो थर्ड टॉस पे आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हेड ऑन फर्स्ट टॉस। एक पे क्या है कि हमारा हेड जो है वो थर्ड लॉस पे आना चाहिए। और यहाँ पे सेकंड क्या गिवन है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। तो यहाँ पे बोला गया है कि हेड जो है वो फर्स्ट 2 टॉस पे आना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। सैम्पल स्पेस हम सबसे पहले बनाएंगे। सैम्पल स्पेस ऑफ 3 टॉस कैसे रहेगा, हेड हेड हेड, नेक्स्ट इज हेड हेड टेल, नेक्स्ट इज हेड टेल हेड एंड नेक्स्ट इज हेड टेल टेल, देन टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। यही प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस होती हैं जब भी हम 3 कॉइन को थ्रो करते हैं या टॉस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से हमें पता चलेगा, उसके लिए भी आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है हमारा 2 की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बोला गया है सैम्पल स्पेस में कि हमें कॉइन को कितने बार टॉस करना है, 3 times टॉस करना है, इसलिए 2 की पावर कितनी आएगी 3 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। इसका मतलब कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे 8। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स बन गए हमारे सैम्पल स्पेस के बस। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन थी कि हेड ऑन थर्ड टॉस पे हमारा हेड आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए थर्ड टॉस पे हेड कहाँ पे आया, एक इसमें आया है, एक इसमें आया है, एक इसमें आया है और एक इसमें आया है, 4 जगह पे आया है। तो वही लिख देंगे हम लोग, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और टेल टेल हेड। थर्ड टॉस मतलब 1 2 3, इसलिए थर्ड साइड पे जहाँ पे भी हेड होगा वो सारी प्रोबेबिलिटी कंडीशंस किस में आएंगी, हमारी ई में आएंगी। एफ में देखिए क्या लिखा हुआ था, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। फर्स्ट 2 टॉस पे हेड आना चाहिए। फर्स्ट 2 टॉस मतलब एक तो इसमें आया है 2 बार और एक और किसमें आया, एक इसमें आया है, बाकी किसी में भी 2 times हेड नहीं आया है। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो है, उसने क्या कहा है फर्स्ट मतलब जो स्टार्टिंग के होते हैं, इन स्टार्टिंग के दोनों में हेड आना चाहिए। तो क्या इनके अलावा किसी में आया है, बिल्कुल नहीं आया। तो यहाँ पे एफ के लिए क्या प्रोबेबिलिटी रहेंगी, क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ से आएंगे, एच 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 एंड एच एच टी। क्लियर हो गया। इनका इंटरसेक्शन क्या है, हेड हेड हेड, ये जो तीनों में हेड है वही क्या है हमारा इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पी ई अपॉन एफ विच इज़ इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे 1 है और टोटल कितना है 8 है, तो 1/8। सिमिलरली बिकॉज हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो वही है यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 1 है और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 8 है। इतनी चीज़ क्लियर होगी किस तरीके से आता है। पी एफ देखिए, पी एफ में कितने एलिमेंट्स है 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/8, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 1/4। इतनी चीज़ क्लियर है। हमें फाइंड क्या करना है, पी ई अपॉन एफ विच इज़ इक्वल्स टू
पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। इंटरसेक्शन क्या है 1/a, तो लिख दिया 1/a, और एफ क्या है हमारे पास 1/4। डिवाइड है मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज कर दिया, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 1 से 1 कैंसिल, और इस 4 और 2 को 4 और 8 को कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 सा 4 2 सा, तो आंसर क्या है हमारा 1/2। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है हमारा, ई एटलीस्ट 2 हेड्स। एट लिस्ट और एट मोस्ट की बात की जा रही है। एट लिस्ट मतलब होता है कि अगर 2 हेड उसने बोला है तो 2 और 2 से ज़्यादा हम देख सकते हैं। एट मोस्ट मतलब होता है अगर उसने 2 हेड बोला है तो हम 2 से कम देखेंगे। जितने भी 2 से कम होंगे नेगेटिव वैल्यू को छोड़ के, जितने भी 2 से कम हमारे हेड कंडीशन आएगी वो सारी की सारी इसमें लिखी जाएगी। और यहाँ पे एट लिस्ट का मतलब होता है कि 2 से ग्रेटर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा 3 हो सकते हैं एलिमेंट्स, ऐसे 2 से ज़्यादा 3 हेड हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा यहाँ पे क्या रहेगा लेस देन, और यहाँ पे क्या रहेगा ग्रेटर देन। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे सैम्पल स्पेस में वो देखिए, लिखा गया है एट लिस्ट 2 हेड, एट लिस्ट। ओके, एट लिस्ट का मीनिंग ये है कि कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, और फिर उसके बाद उससे बड़े। तो यहाँ पे देखिए 2 हेड है और उससे ज़्यादा, मतलब ये कंडीशन वेरीफाई कर रही है तो ये इसमें आएगी। सेकंड क्या है, यहाँ पे 2 हेड है, बिल्कुल है। यहाँ पे भी 2 हेड है, हाँ बिल्कुल है। इसके बाद यहाँ पे 2 हेड है, बिल्कुल है। लेकिन ये और ये एलिमेंट्स हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उसका मतलब है कि 2, एक तो 2 हेड होने ही चाहिए और 2 से ज़्यादा हेड हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम हेड वो एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए हमने 2 से कम वालों को नहीं लिया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एफ में देखें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एटमोस्ट 2 हेड, मतलब 2 से कम देख लेते हैं, क्योंकि एटमोस्ट मतलब होता है 2 और 2 से कम। तो यहाँ पे 2 से कम कौन से, ये 2 है ना, ये भी 2 है, ये 2 से कम एक ही हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे भी 1 हेड है, और यहाँ पे 0 हेड है। तो 2 और 2 से कम हेड हमें मिल गए, वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है। तो देखो ई विच इज़ इक्वल्स टू हेड 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 टेल हेड एंड टेल हेड हेड। वहीं पे एफ कंडीशन क्या है, 2 और 2 से कम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच एंड टी एच टी एच एंड टेल टेल टेल। क्लियर हो गया किस तरीके से है। इसमें हम इनका इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है इन दोनों में कॉमन, तो ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कॉमन क्या है, हेड हेड टेल। नेक्स्ट क्या कॉमन है, हेड टेल हेड, एंड नेक्स्ट क्या कॉमन है, टेल हेड हेड। क्लियर हो गया किस तरीके से आया है। अब हम डायरेक्टली क्या फाइंड करेंगे, पी ई अपॉन एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, कितने हमारे पास आए थे 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/8, बिकॉज टोटल सैम्पल स्पेस कितने हैं 8 एलिमेंट्स है वहाँ पे। एंड पी एफ कितना है हमारे पास 7/8। लिख दीजिए फॉर्मूले में, पी ई अपॉन एफ क्या फॉर्मूला होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारे पास 3/8, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है 7/8। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आया 3/7। इतना क्लियर हो गया। अब थर्ड देखिए क्या गिवन है हमें, ई एट मोस्ट 2 टेल्स। कितने एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है, 2 और 2 से कम। 2 से ज़्यादा टेल नहीं होने चाहिए, 2 से कम वाले हमको हमारे सैम्पल स्पेस के लिए लेने हैं। सेकेंड एफ क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल मतलब 1 टेल होने ही चाहिए, और 1 से ज़्यादा कितने भी टेल हो सकते हैं। दोनों का समझ में आ गया। फर्स्ट हमें क्या गिवन था, एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल। तो 2 मतलब 2 और 2 से कितने कम। तो 2 से कम में देख लीजिए आप लोग, हेड हेड हेड, एक भी टेल ना हो तो 2 से कम हो गया। एक है हमारा हेड हेड टेल, एक टेल आया इसमें, यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे 2 टेल्स हैं, और यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे भी 2 टेल्स है, और यहाँ पे भी 2 टेल है। इसका मीनिंग ये है कि 2 और 2 से कम जितने भी टेल आ रहे हैं वो कंडीशन हमने इस पर लिख ली है। एफ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एट लिस्ट 1 टेल, मतलब एक टेल तो होनी ही चाहिए और उससे ज़्यादा कितनी भी चलेंगी, ये इसमें बोला गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, एंड हेड टेल टेल, बिकॉज यहाँ पे देखिए 1 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स टेल है, यहाँ पे भी 1 टाइम टेल है, यहाँ पे 2 टाइम्स में टेल है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, और यहाँ पे 3 टाइम टेल 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 है। क्लियर हो गया। एटलिस्ट का मतलब है वो और उससे ज़्यादा, और एटमोस्ट का मतलब है वो और उससे कम। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं देखिए, इसमें कॉमन क्या क्या है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, एंड टेल हेड हेड, एंड नेक्स्ट क्या है हेड टेल हेड टेल, एंड अनदर इज टेल टेल हेड।
इतना क्लियर हो गया। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, कितने हैं एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। टोटल सैम्पल स्पेस कितना है 8, तो 6/8 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3/4। वहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है हमारे पास, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या जाएगा 7/8, बिकॉज अपर साइड क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दी है। अब फॉर्मूला हमने लिख दिया, हमारे पास वैल्यूज़ है, पुट कर दीजिए। पी ई अपॉन एफ विच इज़ इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास 3/4 और पी एफ की वैल्यू क्या है 7/8। डिवाइड के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई विथ 8/7। अब यहाँ पे देखिए 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पे 7 एज इट इज़, तो आंसर क्या है हमारा 6/7। आई होप ये क्लियर है आपको क्वेश्चन। देखिए 7th वाले में क्या है, 2 कॉइन आर टॉस वंस वेयर, यहाँ पे 2 कॉइन्स टॉस हुए। एक कंडीशन हमें क्या गिवन है कि ई टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, 10 जो है वो 1 कॉइन में अपीयर हुआ है, ये इसकी कंडीशन है, मतलब टेल जो है वो एक बार आया है। अब यहाँ पे एफ में क्या लिया हुआ है, 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन जो है वो क्या शो करेगा, हेड शो करेगा। 1 कॉइन शो हेड और टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सैम्पल स्पेस, सिंपल नहीं सैम्पल है, सैम्पल स्पेस विच इज़ इक्वल्स टू हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। बिकॉज यहाँ पे हम अगर ऐसे देखें तो कितने बोला गया इसने कि 2 कॉइन उछाले गए, तो मतलब 2 की पावर 2 कितना रहता है 4, तो ओवरऑल एलिमेंट्स कितने आएंगे 4 आएंगे, इसलिए हमारे सैम्पल स्पेस में 4 एलिमेंट्स चाहिए। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये हमारा सैम्पल स्पेस बन गया। पहले उसने बोला है कि टेल अपीयर्स ऑन वंस, वन साइड जो है वो हमारा टेल्स अपीयर होगा, एक ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है, ये दोनों क्यों नहीं लिए गए हैं, उसने क्या बोला है कि हमारा टेल जो है वो एक साइड अपीयर होना चाहिए, एक साइड। एक कॉइन होता है, कॉइन में एक साइड हेड होता है एक साइड टेल होता है, उसने बोला जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो एक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारे टेल जो है वो अपीयर होना चाहिए 1 कॉइन में, 1 कॉइन में टेल जो है वो अपीयर होना चाहिए। तो कॉइन कितने हमारे पास 2 कॉइन्स है ना, एक कॉइन में हमारे पास टेल आ गया, सेकंड कॉइन में भी हमारे पास टेल आना चाहिए, तो मतलब इन दोनों कॉइन्स में हमारे पास एक कंडीशन पे टेल आना ही चाहिए। यहाँ पे दोनों कॉइन में क्या आए हैं, हेड आए हैं, यहाँ पे दोनों कॉइन में क्या है, टेल आए हैं, लेकिन उसने दोनों कॉइन के लिए नहीं कहा है, उसने कहा है कि एक कॉइन में हमारा क्या आना चाहिए, टेल अपीयर होना चाहिए। तो एक हेड और एक टेल, एक कॉइन को हम थ्रो करते हैं तो एक साइड हेड और एक साइड टेल आ रहा है, मतलब एक कंडीशन में टेल आ रहा है, तो ये वेरीफाई है यहाँ पे ई के लिए पुट होने के लिए। सेकंड है टी और एच, तो यहाँ पे भी एक बार टेल आ रहा है, जब 2 बार हम कॉइन को थ्रो कर रहे हैं तो एक बार टेल और एक बार हेड आ रहा है, तो मतलब ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो लिखने के लिए अप्रूव है। तो ई इक्वल टू लिखेंगे हेड टेल एंड टेल हेड। इसी तरीके से एफ में देखिए 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन जो है वो क्या शो करेगा, हेड शो करेगा। इसका मतलब ये है कि हम जब 2 बार कॉइन को थ्रो करेंगे तो दोनों टाइम में एक बार वो हेड शो करना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों टाइम वो हेड शो कर रहा है, यहाँ पे वो दोनों टाइम टेल शो कर रहा है। इसका मतलब जो बीच के हैं हेड टेल और टेल हेड, यही हमारे एफ में आएंगे। चिंता मत करिए, एक बार और समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेल अपीयर्स ऑन वंस, टेल जो है जब हम 2 कॉइन को उछालते हैं, इसमें बोला गया है कि 2 कॉइन्स को हमें टॉस करना है, तो जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या कंडीशन उसमें आती है कि हेड आता है या फिर टेल आता है ना, यही 2 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि इसने बोला है कि टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन में टेल अपीयर होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों बार जब हमने कॉइन को उछाला तो हेड ही आया है, यहाँ पे क्या है कि दोनों बार जब हमने कॉइन को उछाला तो टेल ही आया है, बट उसने क्या कहा है कि एक बार टेल आना चाहिए दूसरी बार तो हेड ही आएगा, ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे इसलिए हेड और टेल और हेड को हमने माना है, बिकॉज यहाँ पे दोनों कॉइन्स में टेल आ रहा है जब हम लोगों ने उसको टॉस किया है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरीके से एफ में बोला गया था कि 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन जो है वो हेड शो करना चाहिए, एक साइड हेड शो करनी चाहिए, दूसरी साइड टेल ही शो करेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे हेड हेड और टेल नहीं लिया है, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला गया था कि 1 कॉइन शो हेड, एक कॉइन जो है वो हेड शो करना चाहिए। कॉइन की एक साइड जो है हमारी हेड शो करेगी, अनदर टेल शो करती है, वो तो फिक्स है। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 ही कंडीशन बनती है, एक बनती है हेड, एक बनती है टेल। तो यहाँ पे उसने बोला गया था कि 1 साइड जो है वो क्या होना चाहिए, हमारा कॉइन में टेल
टेल अपीयर होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे इसने बोली है कि वन साइड जो है हमें क्या कॉइन में अपीयर होना चाहिए, हेड अपीयर होना चाहिए, इसलिए हमने हेड टेल और टेल हेड को लिया। बाकी इन दोनों को नहीं लिया बिकॉज यहाँ पे दोनों हेड शो कर रहे हैं और यहाँ पे दोनों टेल शो कर रहे हैं। और यहाँ पे इसने बोला था कि एक साइड जो है आपको कॉइन में टेल शो होना चाहिए और अनदर साइड क्या शो होना चाहिए, हेड शो होना चाहिए, इसलिए हमने ये दोनों लिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों के दोनों सेम ही है तो यही इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। पी ई अपॉन एफ विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इनका इंटरसेक्शन देखिए कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। टोटल कितना हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स है 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/4, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। सिमिलरली पी एफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखिए कितने एलिमेंट्स है 2 है और टोटल कितना है हमारे पास 4 है, तो 2 and 4 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ई नो टेल अपीयर्स, टेल आना ही नहीं चाहिए। इसके में क्या कंडीशन गिवन है कि आपका टेल नहीं आना चाहिए, और एफ में क्या कंडीशन गिवन है कि आपका हेड नहीं आना चाहिए। जो हमारा सैम्पल स्पेस है उसमें आपका टेल नहीं आना चाहिए और आपका हेड नहीं आना चाहिए। तो जब टेल नहीं आएगा तो सैम्पल स्पेस में देखो, अगर हम टेल की बात करें टेल नहीं आएगा तो क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ हेड हेड बच रहा है, बिकॉज टेल जो है इन तीनों में आ रहा है और हमें क्या बोला गया कि टेल आना ही नहीं चाहिए। तो हेड के अलावा तीनों की तीनों हट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें ई के लिए हम क्या लिखेंगे, हेड एंड हेड। नेक्स्ट क्या है, नो हेड अपीयर्स, हेड आना ही नहीं चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा हमारे पास, टेल आएगा। ये तीनों की तीनों हट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाला है हमारे पास, टेल आने वाला है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। ई विच इज़ इक्वल्स टू हेड हेड, एफ विच इज़ इक्वल्स टू टी टी, इन दोनों में कॉमन कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। 5 मीन्स नल सेट। आपने पढ़ा है ना नल सेट, एम्प्टी सेट क्लास 11th में, वही चीज़ है यहाँ पे कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, नल सेट, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। अब देखिए पी ई अपॉन एफ विच इज़ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो इंटरसेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। और टोटल कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0/4। सिमिलरली पी एफ कितने हैं 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/4, 0 अपॉन दिस 0। क्लियर हो गया किस तरीके से आया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। जो हम डाई खेलते हैं ना, आपको पता होगा, जो हम सांप सीढ़ी जिसे बोलते हैं, आप लोग लूडो जिसको बोलते हैं, उसमें जब हम जो डाई को थ्रो करते हैं ना, उसी डाई की यहाँ पे बात की जा रही है। तो वहाँ पे कितने से कितने तक पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं हमारे, 1 से 6, 1 से 6 ही लिखे रहते हैं ना उसमें, 1 से 6 में से कुछ भी आ जाता है। अब यहाँ पे 3 बार वो जो डाई है वो थ्रो की गई है, उसमें से आपको कंडीशंस क्या गिवन है, ई जो है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। 4 अपीयर होना चाहिए, जब आप थर्ड टाइम इसको टॉस करेंगे तो आपका क्या अपीयर होना चाहिए, 4 अपीयर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है कि एफ 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉस। फर्स्ट 2 टॉस पे 3, 6 और 5 जो है वो अपीयर होना ही चाहिए। फर्स्ट 2 टॉस पे 6 और 5 जो है वो आपके अपीयर होना चाहिए, और इसमें बोला गया है कि आपका जो 4 है वो अपीयर होना चाहिए थर्ड टॉस पे। 3 बार टॉस हुई है, मतलब 1 2 3, इसी तरीके से हमारे नंबर्स है। इसमें से उसने बोला है कि 4 जो है वो आपका यहाँ पे अपीयर होना चाहिए थर्ड टॉस में, और सेकंड में उसने बोला है कि आपके फर्स्ट 2 अपीयरेंस में क्या अपीयर होना चाहिए, 6 and 5 अपीयर होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से बनेगा। सैम्पल स्पेस टोटल कितने हैं, 2 1 6, बिकॉज 3 टाइम्स डाई को थ्रो किया गया है, और 1 टाइम में डाई कितना रहता है, 6 रहता है, 3 टाइम टॉस किया तो 2 1 6 एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब ई में उसने बोला है कि अपीयर होना चाहिए थर्ड टॉस पे। थर्ड टॉस मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 अपीयर होना चाहिए, तो हम 4 लिख देंगे। इसके आगे आप लोग 1 2 4 3 2 4 कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है, हमारा 4 लास्ट में आना चाहिए, हमको उससे मतलब है। बिकॉज यहाँ पे लिखा गया है कि 4 अपीयर्स ऑन दी थर्ड टॉस। 4 जो है वो थर्ड टॉस पे अपीयर होना चाहिए। ये रहा थर्ड टॉस, इसमें हमने 4 अपीयर कर दिया। कितने बार 4 टॉस को अपीयर करना है वो उसने नहीं बोला है, उसने बस ये बोला है कि आपको 4 अपीयर करके दिखाना है, तो हम सो ऑन कर देंगे। इसका मतलब ये है कि और भी बहुत सारी पॉसिबल कंडीशंस हैं जिसमें 4 जो है वो लास्ट में आया है, इसका ये मीनिंग है। इतना क्लियर हो गया। एफ में चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि पहले के 2 जो टॉस हैं उसमें हमारा 6 और 5 जो है वो एग्जैक्ट आना चाहिए। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 एंड 6 5 6। पहले के डाइज में जब हमने उसको डाई को थ्रो किया था तो पहले की 2 कंडीशन में 6 और 5 फिक्स है, थर्ड कंडीशन में हमारा 1 2 से लेके 6 तक आया है।
इतनी चीज़ क्लियर होगी किस तरीके से हमने लिखा है, एक बार फिर से समझ लीजिए। 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस का ये मतलब है कि जब हमने 3 डाई को थ्रो किया तो 1 2 3 करके ही हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा, है ना, क्योंकि 3 बार कंडीशंस आएंगी। उसने ये बोला है कि आपका जो लास्ट का थर्ड टॉस रहेगा ना, उसमें आपका 4 अपीयर होना चाहिए। अब ये नहीं कह रही मैं कि 6 5 4 के बाद और कोई कंडीशन बनेगी नहीं, और भी बहुत सी कंडीशंस बनेगी जिसमें लास्ट में क्या रहेगा, हमारा 4 रहेगा। बट एक नॉर्मल फॉर्म के लिए हम उसको बना रहे हैं कि 6 5 के साथ में क्या है, 4। अब मैंने 6 5 इसलिए लिया है बिकॉज ये नीचे के साथ में कोई ना कोई एक टर्म तो कॉमन होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसके साथ में ये वाले नंबर लिखा है, क्योंकि ये भी इसमें आएगा ही और यहाँ पे 6 5 के साथ 4 भी आएगा ही कंडीशन में लास्ट में, क्योंकि उसने बस ये कहा है हमसे कि 4 जो है वो टाइस में थ्रो करने पे थर्ड टाइम में अपीयर होना ही चाहिए। तो थर्ड टाइम में अपीयर होने की ये कंडीशन है, और इससे ज़्यादा और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, इसलिए मैंने उसको डॉट डॉट से डिफाइन किया। फर्स्ट चीज़ क्लियर। सेकंड देखिए, यहाँ पे लिखा है 6 एंड 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली। 6 और 5 जो है वो आपके अपीयर होने ही चाहिए, फिक्सली अपीयर होना चाहिए फर्स्ट टू टॉस पे। फर्स्ट टू टॉस पे आपका सिर्फ 6 और 5 ही आएगा, इसलिए मैंने 6 और 5 फर्स्ट टू टॉस पे लिखा है, और जो थर्ड है वहाँ पे हमने पूरे के पूरे नंबर्स लिखे हैं, बिकॉज बाकी जो टाइस के नंबर है वो थर्ड वाले में कुछ भी आ सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। इनका इंटरसेक्शन क्या है, 6 5 4, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। PE अपॉन एफ विच इज़ इक्वल्स टू PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। अब आप बोलोगे मैम 4 के अलावा और भी तो एलिमेंट्स होंगे जो इसमें कॉमन होंगे, बट हमें कैसे पता चलेगा? कॉमन नहीं हो सकते 4 के अलावा कोई दूसरा, क्योंकि हमें क्या बोला है कि लास्ट में हमारा 4 ही अपीयर होना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे और कहीं पे 4 अपीयर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। थर्ड के लिए अगर मैं इसमें देखूँ कहीं पे भी 4 अपीयर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो है इंटरसेक्शन में कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, इसलिए नो डाउट। अब यहाँ पे देखिए PE इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने हैं, 2 1 6 है। उसमें से हमारा फेवरेबल आउटकम कितने आए हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 इंटरसेक्शन में, तो यहाँ पे आएगा 1/216। और F के लिए आप लोग देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आएगा 6/216। 216 से 216 कैंसिल, कितना बच रहा है हमारा 1/6, तो यही आपका आंसर होगा। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। मदर फादर सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। एक फैमिली पिक्चर है, उसमें मदर फादर और सन जो है वो प्रेजेंट है। अब उसमें कंडीशन हमें क्या गिवन है, ई सन ऑन द वन एंड। जो सन है वो कहाँ पे होना चाहिए, वन एंड में, एक एंड में सन प्रेजेंट होना चाहिए फैमिली पिक्चर में। और सेकंड कंडीशन हमें गिवन है कि फादर इन द मिडल। फादर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, मिडल में प्रेजेंट होने चाहिए। अब मदर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से, फादर को कैपिटल F से, और सन को कैपिटल S से। सैम्पल स्पेस बनाएंगे, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन है कि मदर जो है वो स्टार्टिंग में हो, फादर उसके बाद, और सन जो है वो लास्ट में हो। सेकंड कंडीशन है कि मदर पहले हो, सन बीच में हो और फादर लास्ट में हो। थर्ड कंडीशन है सन पहले हो, मदर बीच में हो और फादर बाद में हो। नेक्स्ट कंडीशन है कि सन पहले हो, फादर सेंटर में हो और मदर जो है वो लास्ट में हो। नेक्स्ट कंडीशन है फादर जो है वो पहले नंबर पे हो, मदर जो है उसके बाद, और उसके बाद सन हो। इसके बाद लास्ट कंडीशन क्या है कि फादर जो है वो स्टार्टिंग में हो, सन उनके बाद और मदर उनके भी बाद हो। इतनी ही हमारी कंडीशंस हो सकती हैं, इससे ज़्यादा कंडीशंस नहीं हो सकती हैं। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस कितने हैं, 6 है। 1 2 3 4 5 6 सैम्पल स्पेस टोटल कितने हमारे 6 आ गए। अब उसमें से हमें क्या देखना है कि सन ऑन वन एंड, वन एंड में क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए। तो देखिए एक ये है जिसमें सन एंड में है, एक ये है जिसमें सन एंड में है। ये दो कंडीशन है जिसमें हमारा सन जो है वो क्या है, एक एंड में है। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कौन से एंड में है, एंड वाले मतलब लास्ट साइड में। एक और एंड क्या होता है, एक आपका स्टार्टिंग होता है, एक आपका एंडिंग होता है। तो एक तो यहाँ पे है, दोनों के दोनों में, यहाँ पे लास्ट में एक और क्या होगा जो आपका स्टार्टिंग होगा। ये भी एक तरीके से हमारा क्या होता है, वन एंड। किसी भी एक एंड में, चाहे वो स्टार्टिंग का एंड हो चाहे वो लास्ट का एंड हो, इन दोनों के दोनों एंड में सन प्रेजेंट होना चाहिए। वो वाले जो एलिमेंट्स है वो हमको इसमें लिखने हैं, वो वाली जो कंडीशन है वो इसमें लिखनी है। तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा MFS, एक एंड ये हो गया, एक स्टार्टिंग में एंड आ गया हमारा, एक यहाँ पे आ गया, एक लास्ट में आ गया। सन जो है वो किसी भी एक एंड में होना चाहिए, ये उसने लिखा है। तो यहाँ पे चारों साइड में सन जो है वो किसी न किसी एक एंड में प्रेजेंट है। एफ की बात की जाए तो एफ इन द मिडल, जो फादर है वो मिडिल में होने चाहिए। तो एक ये रहा जिसमें फादर मिडिल में है, एक और ये रहा जिसमें फादर मिडिल में है, और कहीं पे भी फादर मिडिल में नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे MFS एंड SFM।
क्लियर हो गया किस तरीके से आया। सन जो है वो किसी भी एक एंड में प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो स्टार्टिंग हो चाहे वो एंडिंग हो। क्लियर हो गया। और यहाँ पे बोला गया था कि फादर जो है वो सेंटर में होने चाहिए। तो ये कंडीशंस हमारी बन गई। अब हम फाइंड कर लेते हैं E इंटरसेक्शन F विच इज इक्वल्स टू MFS एंड SMF। इन दोनों में कॉमन क्या था, मदर फादर सन एंड सन फादर मदर। एक में यहाँ पे एस था, एक में यहाँ पे एस था, इन दोनों में फादर जो है वो सेंटर में। क्लियर हो गया, ये इनका कॉमन था। अब हम लोग फाइंड करेंगे PE अपॉन F विच इज इक्वल्स टू PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। अब इंटरसेक्शन में क्या देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है, और टोटल कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 2/6। और PF भी कितने थे, 2 ही थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/6 विच इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया किस तरीके से आंसर आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड। एक ब्लैक डाई और एक रेड डाई जो है वो रोल्ड की गई। मतलब एक डाई में कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 × 6 इज 36। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास, 36 हो गए। अब यहाँ पे हमें कंडीशंस गिवन है, फाइंड अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। पहली कंडीशन उसने ये कही है कि उसका सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। जो ब्लैक डाई है उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। मतलब 5 फिक्स है, 5 के साथ आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 5 जो है वो आपका फिक्स होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमें बोला गया है क्या क्या कंडीशंस हमें गिवन है। 2 टाइल्स जो है वो थ्रो की गई हैं, तो 6 × 6 36 एलिमेंट्स हो गए हैं। अब हम इसका सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो सैम्पल स्पेस में उसने क्या कहा है कि ब्लैक डाई जो है उसका रिजल्ट क्या है, 5 है। एक डाई जो है वो फिक्स है कि उसका रिजल्ट कितना है हमारे पास, 5 है। तो अनादर डाई मतलब जो रेड है, जो रेड डाई है वो क्या करेगी, उसके अपोजिट, मतलब उसमें तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसमें तो कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात की है, ब्लैक के बारे में बात की कि ब्लैक डाई जो है उसमें 5 रिजल्ट फिक्स हो गया कि उसमें 5 ही रिजल्ट आया है हर बार। जितने बार भी आपने इसको रोल किया है तो ब्लैक डाई से रिजल्ट जो है वो हमेशा कितना आया, 5 आया। बट रेड डाई का हमें तो बताया ही नहीं, तो मतलब रेड में तो सारे के सारे पॉसिबल आउटकम आएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। ये जो अनादर नंबर्स ये रेड डाई के हैं, सारे के सारे नंबर्स की पॉसिबिलिटी है, रेड डाई के साइड से कुछ भी आ सकता है, बट ब्लैक साइड में जो क्या है 5 फिक्स है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि हमें फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। 9 से ग्रेटर होना चाहिए हमारा सम, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए 5 5 कितना होता है 10 एंड 5 6 कितना होता है 11। 9 से ग्रेटर 2 ही कंडीशंस है। अगर हम डाई को थ्रो कर दें तो 9 से ग्रेटर में 2 ही कंडीशंस है जो 9 से ग्रेटर आ रही है हमारे डाइस के अंदर। इतना क्लियर हो गया। एक कंडीशन हमें बोली गई थी कि आपकी जो ब्लैक डाई है वो फिक्स 5 आ रही है हर टाइम पे, चाहे आप जितने बार उसको थ्रो कर रहे हैं तो वो रेड के साथ में 5 ही आ रही है, उसका नंबर 5 ही आ रहा है। तो उसके साथ में हमारा कौन सा थ्रो हो रहा है, रेड हो रहा है ना थ्रो डाई में। तो रेड की कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है 1 से लेकर 6 तक में, तो इसलिए हमने यहाँ से 1 से लेकर 6 तक लिख दिया। नेक्स्ट उसने बोला कि सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो सम ग्रेटर देन 9 किस में हो रहा है, 2 ही कंडीशन में हो रहा है, 5 5 में एंड 5 6 पे। इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब PE। तो PE विच इज इक्वल्स टू कितने एलिमेंट्स है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन में कितना है टोटल 6। तो ओवरऑल क्या रहा है हमारा आंसर 1/3। घबराइए मत, देखिए यहाँ पे सैम्पल स्पेस गिवन थी, सैम्पल स्पेस में से ही हमें ढूंढना था ग्रेटर देन 9। बच्चे बोलेंगे कि मैम 6 6 भी तो आप लिख सकते थे, तो यहाँ पे 6 6 कैसे लिख दूँ, यहाँ पे तो बोला गया है ना कि जो रिजल्टेंट है उसमें ब्लैक डाई जो है वो आपकी फिक्स है कि उसमें 5 ही आ रहा है, इसलिए 6 6 नहीं चल सकता। इसलिए हमें सैम्पल स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है। जब हम सैम्पल स्पेस से क्लियर हो जाते हैं कि क्या कंडीशंस हमें गिवन है, उसी के बाद हमारा जो आउटकम है, जो हमारी कंडीशन है वो निकलती है। इसलिए सैम्पल स्पेस आप लोग भी बनाया करिए ताकि डाउट ना रह जाए। क्लियर हो गई ये चीज़ किस तरीके से आया है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड कंडीशन। सेकेंड बोला गया है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्ट इन अ नंबर लेस देन 4। जो हमारी रेड डाई है, ठीक है, रेड डाई जो है उसका रिजल्ट क्या है, लेस देन 4 है। और सेकेंड चीज़ क्या बोली गई है कि ऑब्टेनिंग सम 8। ऑब्टेनिंग सम 8 मतलब हमें इस सैम्पल स्पेस बनाना है, उस सैम्पल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 4 से लेस देन होने चाहिए। नंबर लेस देन 4 तो 4 से लेस देन होने चाहिए। अब इस 4 से लेस देन में हमें सम ऑफ 8 निकालना है। तो सैम्पल स्पेस कैसे होगा, उसने क्या कहा कि आपका जो रिजल्ट है
वो क्या होना चाहिए, नंबर लेस देन 4। लेकिन नंबर लेस देन 4 किस में होना चाहिए, रेड में होना चाहिए। और हमें क्या बोला गया, ब्लैक एंड रेड किस तरीके से लिखा जाता है, इधर साइड ब्लैक के जो ब्लैक डाई है उसके नंबर आते हैं और इधर साइड जो आर डाई है, रेड डाई है, उसके नंबर्स आते हैं। तो ब्लैक के नंबर्स फिक्स नहीं है, आपके नंबर किसके फिक्स है, रेड के लिए फिक्स है कि रेड क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 4 होना चाहिए, लेस देन 4 रिजल्ट में आना चाहिए। तो हम ब्लैक में तो सारे के सारे नंबर्स लिखेंगे, इसलिए मैंने ब्लैक साइड पे 1 2 3 4 5 6 सारी की सारी कंडीशंस होंगी, उसमें रेड जो है वो फिक्स है कि 4 से कम होना चाहिए। तो एक कंडीशन क्या होगी हमारी 1, सेकंड कंडीशन होगी हमारी 2, थर्ड कंडीशन होगी हमारे पास यहाँ पे देखिए 5 के साथ अगर मैं देखूँ तो 5 2 6 2, नेक्स्ट 1 3 2 3 3 3 4 3 एंड 5 3 एंड 6 3। इसके बाद का हमें नहीं लेना है, 4 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसने क्या कहा है, लेस देन 3, सॉरी लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब 4 से कम। तो 4 से कम में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे, 1 2 3। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन 1 के साथ में देख ली, एक कंडीशन हमने 2 के साथ में देख ली, एक कंडीशन हमने 3 के साथ में देख ली। ब्लैक डाई में सारे के सारे नंबर आएंगे और रेड डाई में फिक्स है कि लेस देन कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। तो लेस देन 4 में 1 2 3। क्लियर हो गया सैंपल स्पेस किस तरीके से बनी है। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या बोली गई है कि हमें ई क्या गिवन है कि सम ऑफ 8, इसमें से जो 8 हो सम वो हमारे नेक्स्ट पी ई हो गए। तो देखिए ई में 6 और 2 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, तो इन दोनों के सम कितने आ रहे हैं हमारे, 8 आ रहे हैं। तो यही कंडीशन जो हमारे सैंपल स्पेस है उसी की हेल्प से हमें पता चलेगा कि आखिर किन को ऐड करने से हमारे पास 8 आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 2 है तो 2 आएगा। टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितने हैं, 18, तो यहाँ पे हमारा 18 आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 1/9। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। उसमें ये लिखा गया था कि आपकी जो रेड डाई है वो फिक्स्ड है कि वो 4 से लेस देन होनी चाहिए, मतलब 4 से कम कितने नंबर्स होंगे डाई में, 1 2 3। और वहीं पे अगर ब्लैक की बात की जाए तो ब्लैक के लिए कोई भी कंडीशन नहीं गिवन थी। तो ब्लैक में तो 1 से लेके 6 तक के सारे एलिमेंट आएंगे, डाई में 1 से लेके 6 तक सारे एलिमेंट होते हैं। तो इसलिए एक साइड पे हमने 1 से लेके 6 तक के सारे एलिमेंट्स लिखे हैं और सेकेंड टाइम में हमने जब रेड डाई के लिए लिखा है तो वो हमने 1 से लेके 3 तक के आउटकम लिखे। क्लियर हो गया इतना किस तरीके से आंसर आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। A fair die is rolled. Considered events E equals to 1 3 5, F equals to 2 3 and G equal to 2 3 4 5. Find the probability of P E upon F and P F upon E. नेक्स्ट कंडीशन हमें गिवन है कि E और G का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है एंड P G अपॉन E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है, P E यूनियन F अपॉन G एंड P ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। ये प्रोबेबिलिटीज हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है ना हमेशा वही लिखा करिए ताकि हमें कंफ्यूज नहीं होता है। देखिए सबसे पहले हमको जो जो गिवन था हम वो लिख लेते हैं। ई एफ और जी ये तीनों वैल्यूज हमको गिवन है, हमने लिख ली। अब यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पी ई अपॉन एफ फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है वो देख लीजिए। पी इंटरसेक्शन एफ में देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही है जो इन दोनों में कॉमन है। तो कितने एलिमेंट्स इसमें कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। अब पी एफ देख लीजिए, पी एफ में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। और पी ई की बात करें तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। क्लियर हो गया। अब देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं, एक ही एलिमेंट है। और पी एफ कितना है, पी एफ कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2। ओके पी एफ कितना है हमारे पास, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर है वो क्या आया, 1/2 आया। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट है पी एफ ई। पी एफ ई तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आता है, ऊपर साइड तो इंटरसेक्शन सेम रहता है और अपॉन में क्या आ जाएगा, पी ई का प्रोबेबिलिटी। पी ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3 होगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। पी एफ अपॉन ई के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 होगी। क्लियर होगी ये चीज़। अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं पी ई अपॉन जी विच इज इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। तो पी ई इंटरसेक्शन जी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 and 2, बिकॉज 3 and 5 ये 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरीके से हमारे पास पी जी कितना है, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 4 एलिमेंट्स हैं। तो जब हम इसमें लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे पी जी इंटरसेक्शन एफ विच इज़ 2
एंड पी ई कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। इसी तरीके से जब हमें फाइंड करना होगा जी अपॉन ई, तो जी अपॉन ई में अपर साइड में तो सेम फार्मूला होगा, जी इंटरसेक्शन ई जो है वो अपर साइड में तो सेम फार्मूला होगा, नीचे साइड क्या रहेगा, पी ई की जगह पे क्या हो जाएगा पी जी, ई जो है आपका अपर साइड आएगा, क्योंकि हमको दो कंडीशन दी गई, एक क्या दिया हुआ है पी जी अपॉन ई और एक और क्या दिया हुआ है ई अपॉन जी। ठीक है, तो अपर साइड में तो इनका इंटरसेक्शन रहता है, तो मतलब अपर साइड तो 2 ही रहेगा, और जी के लिए कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 4, तो ओवरऑल आंसर क्या रहेगा हमारा 1/2। तो ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जी की आंसर क्या है हमारे पास 1/2 है। अपर साइड में हमेशा इंटरसेक्शन रहता है, नीचे साइड में जो एलिमेंट हमारा प्रोबेबिलिटी में अपॉन में है उसी के एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी डाउन में आती है। ये चीज़ आपको क्लियर ही है। अब हम देखते हैं थर्ड क्या गिवन है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी विच इज इक्वल्स टू पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी विच इज इक्वल्स टू, अगर हम नंबर के फॉर्म में देखें तो इसको कैसे लिखेंगे, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे एन लिख देंगे, बाकी ये दोनों सेम ही रहते हैं, आप ये भी लिख के रखेंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पे नंबर्स में गिवन है इसलिए हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ये चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दी थी। देखिए ई यूनियन एफ क्या है, ई यूनियन एफ है हमारे पास 1 3 5 2, उसमें जी क्या है 2 3 4 5, तो एन मतलब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ विथ इंटरसेक्शन जी विच इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे और यहाँ पे सबसे पहले हम इंटरसेक्शन देखते हैं, तो क्या है जो इनमें कॉमन है, 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 5 इसमें नहीं है और 2 इसमें नहीं है, तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन है, और सेकेंड क्या है हमारे पास 5 कॉमन है, और थर्ड 2 कॉमन है, ये 3 ये रहा 5 और ये रहा 2। कितने एलिमेंट्स इसमें कॉमन है, 3 एलिमेंट्स कॉमन है ना, इसमें क्या क्या कॉमन है वो देख लीजिए, 3 5 एंड 2, 3 एलिमेंट्स इसमें कॉमन है, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ विथ इंटरसेक्शन जी विच इज इक्वल्स टू 3, 1 2 3, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नंबर ऑफ जी कितना है हमारे पास 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन एन जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 3 है, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी क्या है हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, और नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी वो कितना है हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, क्योंकि इन तीनों में कॉमन कितना एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है ना, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 1, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी विच इज इक्वल्स टू 1/4। क्लियर हो गया। थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल इफ अ फैमिली हैज़ 2 चाइल्ड्स, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज़ अ गर्ल। पहली कंडीशन हमें गिवन है कि दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, लड़कियां ही हों। पहली कंडीशन उसने ये बोला है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों की दोनों क्या हो, लड़कियां हो, पहली कंडीशन ये दी हुई है। सेकंड कंडीशन इसने ये बोला है कि द यंगेस्ट इज़ अ गर्ल, जो यंगेस्ट होगी वो क्या होगी, गर्ल होगी, तो यंगेस्ट मतलब वो स्टार्टिंग में आएगी, अगर प्रोबेबिलिटी स्पेस में हम बनाने की बात करें तो यंगेस्ट का मतलब वो पहले आएगी, तो इसी का मतलब किस तरीके से उसको बनाया जाएगा वो देखिए। गर्ल को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल जी से, एंड बॉय को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल बी से। सैम्पल स्पेस बनाए तो 2 बच्चों की बात हो रही है, तो या तो दोनों लड़कियां ही होंगी, या एक लड़का और एक लड़की होगा, या फिर पहला लड़का फिर लड़की होगी, या फिर लास्ट कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों बॉय होंगे। ये 4 ही कंडीशंस बन रही हैं जब 2 बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन उसने ई क्या बोला है कि बोथ आर गर्ल्स, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, लड़कियाँ होनी चाहिए, तो ये बोथ आर गर्ल्स में हमने जी एंड जी लिखा। सेकंड उसने बोला है कि यंगेस्ट इज गर्ल, तो यंगेस्ट जो है वो क्या होगी, गर्ल होगी, इसलिए पहले क्या आएगी, गर्ल आएगी, गर्ल के बाद गर्ल हो सकती है, गर्ल के बाद बॉय हो सकता है, बट यंगेस्ट में पहले क्या ही रहेगी, गर्ल्स रहेगी। इतना क्लियर हो गया। अब हमें फाइंड करना है पी ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन में आप लोग देखिए इन दोनों में कॉमन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कॉमन क्या है, जी है ना, गर्ल एंड गर्ल यही कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी में कॉमन क्या है 1, और टोटल कितने हैं हमारे पास, सैम्पल स्पेस 4 है, तो क्या आ जाएगा 1/4। और पी एफ की बात करें तो पी एफ में कितने एलिमेंट्स है, 2 है ना, 2 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच रहा है हमारा 1/2, यही आपका आंसर है। अब सेकेंड देखते हैं क्या कंडीशन है, एटलीस्ट 1 इज़ अ गर्ल, एटलीस्ट 1 इज़ अ गर्ल मतलब
एक गर्ल हो सकती है और एक से ज़्यादा गर्ल्स हो सकती है, ठीक है। एटलीस्ट मतलब 1 तो मिनिमम होनी ही चाहिए और मैक्सिमम 1 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, ये उसने कहा है। तो देखिए फर्स्ट तो हमारा रहेगा कि दोनों लड़कियां होनी चाहिए, बोथ आर गर्ल्स। सेकंड कंडीशन क्या दी गई है कि एटलीस्ट 1 इज़ गर्ल, तो या तो 2 गर्ल्स होंगी, एक गर्ल और एक बॉय और एक गर्ल, यही 3 कंडीशंस बनेंगी। बॉय बॉय वाली कंडीशन नहीं बनेगी बिकॉज इसने कहा है कि एटलीस्ट 1 गर्ल, एक लड़की तो होनी ही चाहिए और एक से ज़्यादा कितनी भी चलेंगी। अब इनका इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या कॉमन, जी जी बोथ आर गर्ल्स, वही कॉमन है यहाँ पे। तो मतलब कितने हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी पॉसिबल है, 1 ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 1/4। अब पी ई अपॉन एफ विच इज़ इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास 1/4, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 है और साथ ही साथ में टोटल सैम्पल स्पेस कितने 4 है, तो इसलिए 1/4 3/4 विच इज़ इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 1/3, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 सिर्फ क्वेश्चन देखने में लेंदी है, बाकी बहुत ईजी है। An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false questions। 300 जो है वो क्या है, easy true false वाले questions हैं और 200 difficult true false वाले questions हैं। 300 easy true false questions है एंड 200 difficult true false questions हैं। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि 500 easy multiple choice questions, 500 MCQ जो है वो easy है एंड 400 MCQ जो है वो क्या है, difficult है। इफ़ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम, कोई भी क्वेश्चन जो है वो रैंडम में से सिलेक्टेड है फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक में से कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो क्वेश्चन हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है वो ईजी हो। गिव दैट इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हमें ये कहना है कि वो जो ईजी क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से ही होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमको बताना है। सबसे पहले हम टोटल देखते हैं कि कितने, उसने बोला है कि 300 आपकी ईजी है ट्रू फॉल्स हैं, 200 आपके डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स हैं, 500 आपकी इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड 400 आपकी डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टोटल कितना हो गया हमारा 1400, ठीक है, इतना क्लियर है। ई क्या बोला गया, द इवेंट ऑफ इजी क्वेश्चंस, पहले उसने बोला है कि हम कोई भी रैंडम इजी क्वेश्चन को पिक करेंगे, तो वो चीज़ हमने कंडीशन लिख ली। एफ हमें क्या बोला गया, द इवेंट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन, वो जो इजी क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में से ही होना चाहिए। एक कंडीशन ये दी गई है कि वो जो हमने क्वेश्चन पिक किया है वो ईजी हो, सेकेंड कंडीशन ये दी गई है कि वो जो क्वेश्चन पिक किया गया है वो एमसीक्यू में से ही हो। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी और ई में क्या कॉमन है हमारा 500, क्योंकि 500 क्या है इजी भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, यही इसका इंटरसेक्शन होगा बिकॉज वो इजी भी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। तो इजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन सा है 500 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 500 और टोटल कितना है हमारा 1400, तो अपॉन में आ गया 1400, 0 से 0 हट गया तो क्या आ गया हमारा 5/40। अब हमारे पास पी एफ क्या है, पी एफ क्या था, द इवेंट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस, इवेंट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस मीनिंग ये है कि आपके जो दोनों एमसीक्यू हैं ईजी और टफ, डिफ़िकल्ट, ईजी और डिफ़िकल्ट दोनों को ऐड करेंगे। इसका मतलब है कि 500 और 400 क्वेश्चंस को हम ऐड करेंगे, तो कितना हो रहा है हमारे पास 900, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 900/1400। क्लियर हो गया। ओवरऑल क्या आ गया हमारा 9/14। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसने एक कंडीशन बोली थी ईजी क्वेश्चन होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन उसने बोली थी कि वो ईजी क्वेश्चन एमसीक्यू ही होने चाहिए। तो देखिए पी ई अपॉन एफ विच इज़ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कितना आया 5/14 और पी एफ कितना आया 9/14, 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच रहा है हमारे पास 5/9, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, गिवन दैट द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइज एंड डिफरेंट, आपको जो है ये बोला गया है कि आपके पास कितने डाइज है, 2 डाइज हैं, वो दोनों की दोनों अलग हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइज इज़ 4, जो सम ऑफ द नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, जो डाइज का हमारा सम है वो कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। एक बार फिर से समझ लो, गिवन दैट द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइज आर डिफरेंट, जो हमारी डाइज में थ्रो होंगे नंबर्स वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे।
पहले उसने ये कहा, ये गिवन है कि आपकी जो डाइस है उसमें जब नंबर्स को थ्रो, दोनों डाइस को जब थ्रो किया जाएगा तो दोनों जो नंबर्स है वो क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। पहली कंडीशन हमें ये बोली गई है। सेकंड उसने ये कहा है कि द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाई इज़ 4। जो नंबर होना चाहिए उसका सम का वो क्या रहना चाहिए, हमारा 4 रहना चाहिए। मतलब जब हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका सम कितना निकलना चाहिए, 4 निकलना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये गिवन है। टोटल सैम्पल स्पेस ऑफ रोलिंग 2 डाइस, 2 डाइस को रोल करेंगे तो उसका कितने नंबर्स, कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 इंटू 6, जो कि कितने होंगे, 36 एलिमेंट्स। अब कंडीशंस देख लीजिए। ई क्या है, द इवन सम ऑफ नंबर इज 4, जिसका सम कितना हो, हमारे पास 4 हो। और सेकंड क्या कंडीशन, द इवेंट नंबर इज डिफरेंट ऑन 2 डाइस, दोनों डाइस के जो नंबर्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। मतलब सेम वाले हट जाएंगे, बाकी सारी की सारी वो प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे हमारे सैम्पल स्पेस में। इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब ई के लिए देखिए, हमें क्या बोला गया है कि द इवेंट ऑफ नंबर इज़ 4, जो आपका सम होगा इवेंट में, सम जो होगा वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो देखिए 3 + 1 4, 3 + 1 4 एंड 2 + 2 इज़ 4। तो ये तीन ही नंबर्स है जो हम ऐड करेंगे तो 4 आएगा। इसके बाद हम किसी भी नंबर को ऐड करेंगे 4 के लिए तो वो 4 से ग्रेटर ही होगा, और हमें कितना चाहिए, 4 तक ही चाहिए। तो उसके लिए तीन ही कंडीशन वैलिड है। अब नेक्स्ट है, द नंबर इज़ डिफरेंट ऑन 2 डाइस, दोनों डाई जो है उसमें नंबर्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो एक 1 के साथ में हम लेंगे तो 1 के साथ में 1 नहीं आएगा, बिकॉज वो सेम हो जाएगा, हमें डिफरेंट चाहिए। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 के साथ में सारे के सारे नंबर डिफरेंट है। इसी तरीके से 2 में देखिए, 2 1 2 2 नहीं होगा बिकॉज वो सेम है। तो 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 नहीं होगा बिकॉज वो सेम है। 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट इज 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं होगा बिकॉज वो सेम है और हमें डिफरेंट नंबर चाहिए, 4 5 एंड 4 6। सिमिलरली 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं होगा बिकॉज वो सेम है, 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 नहीं होगा बिकॉज वो सेम है और हमें सारे के सारे नंबर्स क्या चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट चाहिए। ये दो कंडीशंस हमारी आ गई हैं। अब देखिए पी एफ क्या होगा, इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल आप देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप एक कॉमन चीज़ अपना यूज़ करें, कॉमन जो बेसिक अगर हम देखें तो कितने नंबर्स होते हैं यहाँ पे, 36 होते हैं। अगर हम नॉर्मली बोलें तो हमारा जो टोटल सैम्पल स्पेस था वो कितना था, 36। अब 36 में 6 ही जो होते हैं एलिमेंट्स, वही क्या क्या होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, है ना। तो सिर्फ 6 ही ऐसे एलिमेंट्स है जो सेम आते हैं, उनको आप माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, हमारा 30 ही बचना है। तो इसको कैलकुलेट करने से अच्छा आप डायरेक्टली लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 30/36। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 3 एंड 3 1, ये इनमें कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना बनेगा, 2/36। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, पी ई अपॉन एफ विच इज़ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/36 अपॉन पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30/36। क्या बचा हमारे पास, 2/13, 2 1 एंड 2 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ई अपॉन एफ विच इज इक्वल्स टू 1/5। ये अपना आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोग। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स। अगर 3 के मल्टीपल आते हैं डाई को थ्रो करने पे, तब आपको क्या करना है, द डाई अगेन, आपको क्या करना है, उस डाई को अगेन थ्रो करना है। एंड इफ़ एनी अदर नंबर कम। देखो यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ बोली गई है कि अगर आपका 3 का मल्टीपल आता है तो आपको क्या करना है, डाई को फिर से थ्रो करना है। और इफ़ अदर नंबर, कोई दूसरा नंबर अगर आता है तब आपको क्या करना है, टॉस अ कॉइन, तो आपको एक सिक्का उछालना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। आपको एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है, वो क्या है, द कॉइन शोज अ टेल। जो कॉइन है वो क्या शो करे, टेल शो करे। गिवन दैट at least one die show at 3, at least one die show a 3, at least one die show a 3। इसका मीनिंग क्या है कि आपकी एक डाई या एक से ज़्यादा डाई जो है वो क्या शो करेगी, 3 को शो करेगी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको। सबसे पहले जो हमें बेसिक गिवन है वो ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके मल्टीपल, जब आप डाई को थ्रो करेंगे तो अगर आपका 3 का मल्टीपल आता है तो आपको डाई को दोबारा से
थ्रो अगेन अ डाई, तो आपको एक डाई वापस से थ्रो करनी है। और सेकंड कंडीशन ये है कि आपको अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता है तब आपको क्या करना है, आपको एक कॉइन को थ्रो करना है, एक ही कॉइन को थ्रो करना है। ओके, तो मतलब हेड टेल की प्रोबेबिलिटी बनेगी। और इसी तरीके से सैम्पल स्पेस के लिए, और इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशंस गिवन है कि द कॉइन शोज अ टेल, कॉइन जो है वो क्या शो कर रहा है, टेल शो कर रहा है। और एक और कंडीशन, एटलीस्ट 1 डाई शो अ 3, एटलीस्ट 1 डाई शो कर रही है 3 को। तो सैम्पल स्पेस मल्टीपल ऑफ 3 कम्स थ्रू अगेन, एक सैम्पल स्पेस हमें क्या बोली गई है कि आपका जब 3 आएगा तो आपको डाई को फिर से थ्रो करना है। और इफ़ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन, अगर कोई दूसरा नंबर आएगा तो आपको एक कॉइन को थ्रो करना है। इन दोनों को मिला के हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए 3 के मल्टीपल क्या होते हैं डाई के लिए, 3 और 6, यही 3 के मल्टीपल है, और तो कोई 3 के मल्टीपल होते नहीं है। तो इसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं उसके साथ हमारा क्या आएगा, कॉइन आएगा, कॉइन को थ्रो करना है। तो देखिए 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल। अब इसके अलावा 3 के मल्टीपल के साथ क्या होगा, 3 के मल्टीपल के साथ हमें क्या करना है, जो डाई है उसको अगेन से थ्रो करना है। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 है ना, जो अगेन एक तो फिक्स हो गया कि 3 के मल्टीपल है तो वो 3 तो फिक्स ही रहेगा, अपर साइड में आगे की साइड लिखा रहेगा। और इसके बाद जो अगेन थ्रो करेंगे तो उसमें तो कोई भी नंबर पॉसिबल हो सकता है, इसलिए वो 1 से 6 तक सारे नंबर्स आएंगे। इसी तरीके से 6 के लिए भी ऐसे ही आएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ये उसकी पॉसिबल सैम्पल स्पेस है। इतना क्लियर हो गया। टोटल ये कितने हैं, टोटल है ये 20। अब देखिए ई, द इवेंट कॉइन शो अ टेल, जो हमारा कॉइन है वो क्या शो करेगा, टेल को शो करेगा। लेकिन वो टेल को किस में शो करेगा, हमारे 3 के मल्टीपल में नहीं शो करेगा, 3 के अलावा जितने भी नंबर्स है उसके लिए, 3 के मल्टीपल के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे उसी के साथ में वो क्या शो करेगा, टेल शो करेगा। तो 1T 2T 4T एंड 5T। इतना क्लियर हो गया। अब एफ के लिए क्या कंडीशन गिवन थी कि द इवेंट एटलीस्ट 1 डाई शो अ 3, वो इवेंट जिसमें एक डाई जो है वो 3 तो शो करे ही करे, मतलब एक साइड डाई जो है वो 3 शो कर सकती है, एक साइड शो कर सकती है, एक से ज़्यादा साइड भी डाई जो है वो 3 को शो कर सकती है। तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कितनी है, कैसे तरीके से हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड 6 3, यही आउटकम्स जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं जब एटलीस्ट 1 डाई शो अ 3, एक डाई जो है वो 3 शो करेगी और 3 से ज़्यादा। जैसे यहाँ पे एक साइड में तो हर जगह पे 3 है, और एक और जब हम सेकंड डाई थ्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे भी 1-2 प्रोबेबिलिटी ऐसी बन रही है जिसमें 3 जो है वो 2 टाइम्स आ पा रहा है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे देखिए ये जो 3 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब एक से ज़्यादा आ रहा है, तो वो एटलीस्ट की कंडीशन को भी वेरीफाई कर रहा है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। हमने क्वेश्चन के हिसाब से सैम्पल स्पेस भी बना लिया। पहले उसने क्या कहा था कि आपको ना एक मल्टीपल अगर देखेंगे आप कि जब 3 का मल्टीपल आएगा डाई थ्रो करने पे, तो आपको 3 के मल्टीपल में जैसे ही आएगा तो आपको क्या करना है, एक डाई को फिर से थ्रो करना है। अब वो डाई की कंडीशन 1 से लेके 6 तक में कोई भी नंबर 3 के साथ में आएगा। सेकंड उसने क्या बोला कि अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता है डाई को थ्रो करने पे, तब आपको उसके साथ में क्या करना है, एक कॉइन को थ्रो करना है। उसका सैम्पल स्पेस बन गया। नेक्स्ट उसने बोला कि द इवेंट कॉइन शोज अ टेल, जो कॉइन है वो क्या शो करेगा, टेल शो करेगा। तो ये टेल भी किसके साथ शो करेगा, 3 के मल्टीपल के साथ नहीं शो करेगा, बिकॉज क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि 3 के मल्टीपल के साथ आपको एक और डाई उछालनी है, कॉइन का यूज़ उसमें नहीं करना है। इसलिए हमने यहाँ पे 1T 2T 4T और 5T लिखा है, 3 और 6 नहीं लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पे बोला गया था कि एटलीस्ट 1 डाई शो अ 3, कम से कम एक तो डाई जो है वो 3 शो करनी ही चाहिए। 3 जो है एक डाई शो कर सकती है, एक से ज़्यादा भी शो कर सकती है, बिकॉज एटलीस्ट बोला गया मतलब वो और उससे ज़्यादा। ओके, अब यहाँ पे PE/F विच इज़ इक्वल्स टू, इसमें और इसमें हमें इंटरसेक्शन देखना है। आप खुद सोचिए, यहाँ पे कॉइन है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग है, क्या इन दोनों में इंटरसेक्शन आएगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5। अब PF की बात की जाए तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। तो 7 क्या रहेगा हमारा, टोटल कितना है हमारे पास 20 है, तो 7/20। तो PE इंटरसेक्शन F 0 है, अपॉन PF कितना है 7/20। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0।
क्लियर हो गया ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन ईजी है, लैंग्वेज में बच्चों को दिक्कत होती है, एट लिस्ट एट मोर का मीनिंग वो समझ नहीं पाते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 के बाद थ्रो करना है क्या करना है वो नहीं समझ पाते, बेसिकली ना आप लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि मैम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बहुत टफ है, प्लीज़ समझा दीजिए। तो इसलिए मैंने कोशिश करी है कि जितना ज़्यादा ईजी हो सके उससे भी ईजी वे में मैं आप लोग को समझा पाऊँ। और इसी तरीके से इंटरसेक्शन और बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए आपने कमेंट किया था, तो वो सारी की सारी वीडियोस जो है वो मेरे चैनल में अपलोड हो चुकी हैं। इंटीजर, डिफरेंशिएशन और इंटरवल्स क्या होते हैं, जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अब तक मुझसे पूछी हैं वो सारी की सारी चीज़ों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो जिनको भी कन्फ्यूजन था वो सब लोग जाके वीडियो को ज़रूर देखें, हर एक चीज़ अब चैनल में अपलोड हो चुकी है। यही एक चैप्टर था जो बाकी रह गया था, तो इसलिए मैंने इसको भी ईजी वे में कराने की बिल्कुल कोशिश की है। देखिए, इफ़ PA which is equals to 1/2, PB which is equals to 0, then PA upon B is, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, MCQ है, 0, नॉट डिफाइंड, 1/2 एंड 1। किस तरीके से सॉल्व होगा, PA एंड PB की हमें वैल्यूज़ गिवन है, हम डायरेक्टली फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। तो देखिए, PA which is equal to 1/2, PB which is equals to 0, PA upon B हमें फाइंड करना है। PA upon B का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ये 0 है, ये 1/2, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा हमारा 0। और पी भी क्या है हमारे पास 0, लेकिन आपको पता है कि पी जो है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन क्यू नेवर भी 0, डिनोमिनेटर जो है वो हमारा कभी भी 0 नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। क्लियर हो गया, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, if A and B are even such that PA upon B which is equals to PB by A, ये दोनों जो है हमें इसको इक्वल करके सॉल्व करना है। तो देखिए हमें इसका भी फॉर्मूला पता है, इसका भी फॉर्मूला पता है, तो लिखिए PA upon B which is equals to PB upon A। तो यहाँ पे देखिए क्या है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, ये और ये तो सेम है बिकॉज इंटरसेक्शन तो हमारा सेम ही है। तो क्या आ रहा है हमारा 1 अपॉन PA, और यहाँ पे P नहीं रहेगा, 1 अपॉन PB, 1 अपॉन PA एंड 1 अपॉन PB। तो देखिए अगर मैं इसका अपॉन के बारे में देखूँ तो दोनों की दोनों वैल्यूज सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PA इक्वल टू PB, क्योंकि अपॉन में सेम है तो इसका इक्वल भी सेम होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आया PA इक्वल टू PB। तो मतलब ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। बस यहीं तक थी आपकी एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी चैप्टर किसी भी टॉपिक से अगर न्यू वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।